हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। हम लोग क्लास 9 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 चल रहा था। ये हम एमएच बोर्ड के हिसाब से सिलेबस ले रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 students passed in mathematics and 40 students passed in both the subjects. Find the total number of students. ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी जिसमें 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए, 60 स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए एंड 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले तो हम 50 स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में पास हुए, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लेट E is equal to the number of students who passed in English। ठीक है, मतलब E हम उन नंबर को लेंगे जो बच्चे इंग्लिश में पास हुए। वैसे ही मैथमेटिक्स, तो M हम ले लेंगे मैथमेटिक्स के लिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर लिखेंगे देन n ऑफ E, यानी कितने बच्चे इंग्लिश में पास हुए नंबर, तो नंबर कितना है 50। वैसे ही n ऑफ m यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो कितने बच्चे पास हुए मैथमेटिक्स में 60 एंड 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। बोथ द सब्जेक्ट्स मतलब कि वो क्या है, कॉमन है। 40 बच्चे कॉमन है जो इंग्लिश में भी पास हुए और मैथमेटिक्स में भी पास हुए। तो जब कॉमन रहता है तब हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, E और M का इंटरसेक्शन, जो कि किसके इक्वल है, 40 के इक्वल। क्लियर हुआ? एन E हमने निकाल लिया 50, एन M हमने निकाल लिया 60 और एन E इंटरसेक्शन M हमने निकाल लिया 40। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम किससे डिनोट करेंगे, E यूनियन M। E यूनियन M क्या दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें इक्वेशन पता है, यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो दैट n ऑफ E यूनियन M इज इक्वल टू n ऑफ E प्लस n ऑफ M माइनस n ऑफ E इंटरसेक्शन M। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 50 प्लस 60 माइनस 40। ठीक है, तो ये हो गया 50 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 70। तो n ऑफ E यूनियन M आपको कितना मिल गया, 70। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं बॉक्स में, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कितने मिल गए, 70। तो यहाँ पर आप लिख दोगे thus 70 students passed in either English or mathematics। ठीक है, मतलब 70 स्टूडेंट्स जो थे वो या तो इंग्लिश में पास हुए होंगे या मैथमेटिक्स में। मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
कितने मिल गए हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 70। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अब अगर इसको हम वेन डायग्राम से देखें तो वेन डायग्राम से हमें क्या समझ में आएगा? तो हमको पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने बना लिया, इसको हम लिख देंगे U। दिख रहा है प्रॉपरली? और इसको हम लिख देंगे E, इसको लिख देंगे M। अब E वाले हमारे पास कितने हैं? 50, M वाले हमारे पास है 60, दोनों में कॉमन क्या है? 40, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 40, 50 माइनस 40, 60 माइनस 40, तो ये हमें मिल गया 10 और ये हमें मिल गया 20। तो हमें क्या करना है? N ऑफ E यूनियन M, जो कि क्या हो जाएगा? 10 प्लस 40 प्लस 20, 10 प्लस 40 प्लस 20, तो ये हो गया 70। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है, अब क्या दिया है क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9th, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as skywatch. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? How many of them follow hobby of rock climbing only? How many students follow hobby of skywatch only? ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा है। एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसमें कितने स्टूडेंट्स थे? 220 स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास? 220। तो ये 220 को हम क्या मान सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं U लिख देती हूँ पेंसिल से। इसके बाद आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग, मतलब जिसमें से 130 स्टूडेंट्स थे जिनको रॉक क्लाइंबिंग में रुचि थी, जिनकी हॉबी क्या थी? रॉक क्लाइंबिंग। तो हम यहाँ पर पेंसिल से ही लिख देते N ऑफ R इज इक्वल्स टू 130। ठीक है, N ऑफ U 220 और N ऑफ R 130। अब आगे बढ़ते हैं। And 180 students informed about their hobby as skywatch, तो हम यहाँ पर लिख देंगे N ऑफ S इज इक्वल्स टू 180, मतलब 180 स्टूडेंट्स को क्या पसंद था? स्काई वॉच। क्लियर। अब देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। अब 110 स्टूडेंट्स जो थे उनको दोनों चीज़ें पसंद थी, दोनों चीज़ें पसंद थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चे दोनों हॉबीज़ के लिए कॉमन थे। जब भी कॉमन होता है तो हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू 110। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। हाउ मेनी मतलब ऐसे कितने बच्चे थे जिन्हें दोनों भी हॉबीज नहीं पसंद थी। एंड हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। ऐसे कितने बच्चे थे जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद था, और ऐसे कितने बच्चे थे जिन्हें सिर्फ स्काई वॉच पसंद था। ठीक है, हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट R बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having रॉक क्लाइंबिंग हॉबी। जिनकी हॉबी क्या थी? रॉक क्लाइंबिंग। एंड
as be the number of students having skywatch hobby. ओके तो अब यहाँ से हमें n ऑफ r कितना मिल जाएगा 130, n ऑफ s कितना मिल जाएगा 180, और हमें पता है कि n ऑफ u यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, तो उसके लिए हम लिखेंगे n ऑफ u इज इक्वल्स टू 220। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, एक और चीज़ हमें दी है, जिन्हें दोनों चीज़ें पसंद है, जिन्हें दोनों हॉबीज़ पसंद है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n ऑफ r इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू कितने बच्चे हैं ऐसे 110 स्टूडेंट्स। क्लियर। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन लिख लेंगे सबसे पहले, वी नो दैट करके n ऑफ r यूनियन s इज इक्वल टू n ऑफ r प्लस n ऑफ s माइनस n ऑफ r इंटरसेक्शन s। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें दोनों हॉबीज़ पसंद है ना, यही मिलेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। n ऑफ r हमारे पास कितना है 130 प्लस n ऑफ s हमारे पास कितना है 180 माइनस ये कितना है इंटरसेक्शन 110, तो हमें कितना मिल गया 110, 180 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70, एंड 70 प्लस 130 दैट इज इक्वल्स टू 200। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया 200 n ऑफ r यूनियन s। ठीक है, अब ये तो मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, जिन्हें दोनों भी हॉबीज़ नहीं पसंद है ना। तो यहाँ पर हम फर्स्ट करके लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स not having both the hobbies, मतलब हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिन्हें दोनों भी हॉबीज़ नहीं पसंद। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ द हॉबीज़ माइनस करना पड़ेगा, है ना। अगर सारे बच्चों में से हम उन सारे बच्चों को माइनस कर दें जिन्हें दोनों हॉबीज़ पसंद है, तो हमें ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिन्हें दोनों भी हॉबीज़ पसंद नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n ऑफ u माइनस r यूनियन s। समझ में आया, ये क्या है, who have both the hobbies। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है, जिन्हें दोनों हॉबीज़ पसंद है, और हमें चाहिए कि जिन्हें दोनों भी हॉबीज़ नहीं पसंद है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हम उन बच्चों को माइनस कर देंगे जिन्हें दोनों हॉबीज़ पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट के लिए हम निकालेंगे n ऑफ u माइनस n ऑफ r यूनियन s। तो n ऑफ u हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, देखते हैं। ये हमको दिया है 220 और n r यूनियन s हमने निकाला 200। तो 220 माइनस 200 दैट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो मतलब 20 क्या हो गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स not having both the hobbies, not having both the hobbies
ये निकल गया 20। ठीक है, अब सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड वाला पार्ट क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज हॉबी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having only rock climbing hobby। तो अब ये कैसे निकालेंगे हम? तो हमें पता है रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने बच्चे हैं, टोटल रॉक क्लाइंबिंग वाले एन आर से रिप्रेजेंट किया है हमने, और ऐसे बच्चे जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है और स्काई वॉच भी पसंद है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। क्लियर? तो टोटल रॉक क्लाइंबिंग वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने? 130, और जिन्हें दोनों भी पसंद है वो कितने हैं? 120। तो हमें कितना मिल गया? 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग एज अ हॉबी पसंद है वो कितने हैं? 20। अब थर्ड देखते हैं। तो थर्ड हमें क्या निकालना है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली स्काई वॉच एज हॉबी। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? एन ऑफ एस यानी जिनको स्काई वॉच पसंद है माइनस जिन्हें दोनों पसंद है। ठीक है, तो सॉरी दोनों कॉमन वाले बच्चे जिन्हें दोनों पसंद है, तो वो बच्चे कौन से हैं? आर इंटरसेक्शन एस, तो वो कितने हैं हमारे पास? 110। और यहाँ पर भी एन एस माइनस आर इंटरसेक्शन एस, मतलब ऐसे बच्चे जिन्हें दोनों पसंद है। तो एन एस मतलब स्काई वॉच वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने? 180, और जिन्हें दोनों पसंद है वो हमारे पास कितने हैं? 110। तो मतलब कितने स्टूडेंट्स मिल गए हमें? 70। 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल्स टू 70। तो ये आपका आंसर निकल गया। तीन चीज़ें हमें क्या फाइंड आउट करनी थी? ऐसे बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी दोनों भी हॉबीज़ नहीं पसंद है, तो हमने क्या करा? टोटल में से कॉमन जो सारे बच्चे थे उन्हें माइनस कर दिया। फिर सेकंड, जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है तो रॉक क्लाइंबिंग वाले स्टूडेंट्स में से कॉमन स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया। फिर थर्ड, जिन्हें सिर्फ स्काई वॉच पसंद है तो स्काई वॉच वाले स्टूडेंट्स में से हमने किसको माइनस कर दिया? कॉमन बच्चों को, तो हमें मिल गए। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसे हम अगर अल्टरनेटिव मेथड या फिर वेन डायग्राम से देखें तो देखिए क्या होगा वेन डायग्राम से। ठीक है, ये बन गए हमारे सर्कल्स। अब हमको क्या लिखना है इसमें? यहाँ पर हम लिखेंगे U वेन डायग्राम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? U, यहाँ पर क्या लिखेंगे? R, यहाँ पर क्या लिखेंगे? S। ठीक है, अब R कितने हैं हमारे पास? मतलब रॉक क्लाइंबिंग वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 130। S यानी स्काई वॉच वाले स्टूडेंट्स हैं 180। अब कॉमन कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 110। ठीक है, 110। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 110 माइनस कर देंगे और इसमें से भी 110 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? 20, ये 110, और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? 70। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल पहले तो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? x मान लेते हैं उसको, तो x इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू यानी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो वो हो जाएंगे
नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे? टू 220 में से हम माइनस कर देंगे कॉमन स्टूडेंट्स को जिन्हें दोनों हॉबीज़ पसंद है। तो 220 माइनस, अब ये कैसे निकलेगा? तो ये देखिए R यूनियन S कैसे निकलेगा? 20 + 110 + 70, तो ये कितना हो गया? 20 + 110 + 70 दैट इज इक्वल्स टू 200, है ना। 110 + 70 दैट इज 180 एंड 20 200। तो 200 माइनस कर देंगे 220 में से, तो हमें कितने मिल गए? 20 स्टूडेंट्स। मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली स्काई वॉच हॉबी ये निकल गए 20 स्टूडेंट्स जिन्हें दोनों पसंद था, ठीक है, मतलब यहाँ पर। फिर उसके बाद जिन्हें सिर्फ स्काई वॉच पसंद है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से क्या माइनस करेंगे? कॉमन वाला। तो हमें कितना मिल जाएगा? 70। देखिए 70 आ रहा है आंसर। और वैसे ही इस 130 में से अगर 110 माइनस कर देंगे तो देखिए 20 आ गया आंसर। तो ये 20 क्या हो गया? जिन्हें सिर्फ ये स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, 70 जिन्हें सिर्फ स्काई वॉच पसंद है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल गया वेन डायग्राम से। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। मतलब हमें इस वेन डायग्राम को देखकर ए यूनियन बी ये सारे सेट्स लिखने हैं। तो अब देखिए इस डायग्राम में ए, अगर हम फर्स्ट की बात करें ए, तो ए आपको क्या दिख रहा है? कितने एलिमेंट्स है? एक्स वाई जेड एम एन, क्योंकि एम एन तो दोनों में कॉमन है ए और बी में, तो ये एम एन ए में भी आएगा और बी में भी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर करके लिखते हैं ए, सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एम एन, ठीक है। अब बी, तो बी में कौन कौन से हैं एलिमेंट्स? पी क्यू आर, और ये एम एन दोनों में कॉमन है ना, तो एम एन इसमें भी रहेंगे। तो पी क्यू आर एम एन, ठीक है। फिर उसके बाद है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी ए के और बी के दोनों के एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी क्या कहलाएगा? देखिए ए के एलिमेंट्स यानी एक्स वाई जेड, बी के एलिमेंट्स यानी पी क्यू आर, और कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे तो एम और एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। अब चौथा है यू। तो यू क्या होगा? इसको मैं नंबर डाल देती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है हमारे पास सेट यू। तो अब यू यानी यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट यानी जिसमें सारे एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, ये तो हो गए ए और बी के एलिमेंट्स। अब यूनिवर्सल में भी कुछ एलिमेंट्स है, देखिए एस और टी, तो ये एस और टी भी आएंगे इसमें, है ना। फिर फिफ्थ है आपका ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी जो एलिमेंट्स ए में है उनको छोड़कर बाकी के एलिमेंट्स। तो बाकी के एलिमेंट्स कौन से हैं? जो बी में है वो, और जो यूनिवर्सल सेट में है वो, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ए के एलिमेंट्स को छोड़कर? तो वो है पी क्यू आर एस टी, ठीक है। पी क्यू आर और एस टी भी तो है यूनिवर्सल सेट में। तो ये सारे हो गए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब सिक्स्थ वाला है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यानी बी डैश।
मतलब बी के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्स, वाई, जेड और एस, टी। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब सेवेंथ वाला आपको दिया है क्वेश्चन में, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे। तो देखिए ए यूनियन बी में कौन कौन से लिखे हैं हमने, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, एम एन, मतलब ये सारे लिख लिए हैं। तो क्या बचता है, सिर्फ एस और टी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एस और टी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 या फिर आप बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हुई। ठीक है, तो इसके आगे का जो टॉपिक है हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।